हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी 1908 के ऑर्डर नंबर 33 की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वो इज़ इंडिजेंट पर्सन, यानी कि इंडिजेंट पर्सन कौन है और वो अपना सूट कैसे फाइल कर सकता है। दोस्तों, इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, यानी कि वो व्यक्ति जो न्यायालय की नज़र में निर्धन है, गरीब है, अर्थात जो न्यायालय की फीस भरने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है कि वो न्यायालय की जो कोर्ट फीस बनती है वो भी नहीं भर सकता। उस व्यक्ति को यहाँ पे इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में काफ़ी समय भी लगता है और साथ ही साथ पैसा भी लगता है। तो हर पर्सन इतना कैपेबल नहीं हो पाता जो कोर्ट की फ़ीस, जो न्यायालय की फ़ीस को वहन कर सके, उसका निर्वहन कर सके। तो कोर्ट यहाँ पे जो है एक राइट देती है किसी इंडिजेंट पर्सन को कि वो अपना सूट फाइल करने से पहले एक एप्लीकेशन लगाए जिसके अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे। जो भी इसके पास संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी इसके पास है, उसके बारे में उसकी वैल्यूएशन करके उसका सारा ब्यौरा जो है केस फाइल करने से पहले कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए कि वो एज अ इंडिजेंट पर्सन, यानी कि एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वो अपना केस फाइल करना चाहता है। अगर उसको कोर्ट परमिशन दे देता है तो वो एज अ इंडिजेंट पर्सन केस फाइल कर सकता है। उसको अगर उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको कोई कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये था इंडिजेंट पर्सन का मतलब, कि इंडिजेंट पर्सन कौन होता है और वो कैसे केस फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट किसको इंडिजेंट पर्सन मानता है। कोर्ट हर उस जुडिशियल पर्सन को जो एज अ इंडिजेंट अपने आप को साबित कर देता है उसे इंडिजेंट मानता है। वो अकेला एक पर्सन भी हो सकता है, या वो एक कंपनी भी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस लॉ बताया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है कंपनी को ही इंडिजेंट पर्सन माना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि एक अकेला पर्सन ही खुद को इंडिजेंट पर्सन दिखा सकता है। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है, तो वो भी यहाँ पे अपने आप को जो है एज अ इंडिजेंट पर्सन दिखा करके मुकदमा फाइल कर सकती है और बिना कोर्ट फीस दिए अपना केस फाइल कर सकती है। ऑर्डर नंबर 33 के रूल नंबर 1 के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं कि न्यायालय में कौन कौन व्यक्ति जो है वो इंडिजेंट पर्सन, यानी कि कंगाल व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। वह व्यक्ति जिसके पास कोई ऐसी संपत्ति ना हो जिससे वो निर्धन ना लगे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी बताई गई हैं जिनको जिनको सेक्शन 60 के अंदर एग्जम्पशन प्राप्त है। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे खाने पीने की वस्तु, बर्तन, कपड़े, या अकाउंट्स की बुक, जो खाते की किताबें होती हैं, या एग्रीकल्चर की कोई मशीनरी, इनको एग्जम्पशन प्राप्त है। अगर ये प्रॉपर्टी इंडिजेंट पर्सन के पास है भी तो उसको इंडिजेंट ही माना जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई घर, मकान, या और कुछ उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे वो इंडिजेंट ना लगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि जो पर्सन अपने आप को इंडिजेंट पर्सन दिखाना चाहता है कोर्ट के अंदर, जब वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है एज अ इंडिजेंट पर्सन, उस दौरान ना तो उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, ना ही कोई प्रॉपर्टी सेल की हो। अगर उसने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की है या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ संपत्ति बेची है या कुछ खरीदी है, तो वहाँ पे उसकी जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगी। वो वहाँ उसको इंडिजेंट पर्सन नहीं माना जाएगा। एज ए इंडिजेंट पर्सन अपनी फाइल एप्लीकेशन लगाता है और उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, वो सूट भी फाइल कर देता है, सूट जो है प्रोसीडिंग में है, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है एज ए इंडिजेंट पर्सन, दोबारा से उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हर पर्सन का अपना पर्सनल राइट है। वो दूसरे की एप्लीकेशन पे जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस केस को प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन एक केस ऐसा आया था कि एक पर्सन की यहाँ पे डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे जो है उस केस को आगे प्रोसीड करना चाहते थे सेम एप्लीकेशन पे। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिजेंट पर्सन। ट्रायल कोर्ट ने उनको कहा था कि आप अपनी जो है इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन लगाइए, हम उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसने जो है इसके खिलाफ अपील की हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया था। रूल नंबर 33(1)(a) के अंदर इंक्वायरी की बात की गई है कि अगर कोई पर्सन अपने आप को एज अ इंडिजेंट शो करता है और उसका बेनिफिट लेना चाहता है, कोर्ट की फीस नहीं भरना चाहता, तो वहाँ पर उसकी इंक्वायरी हो सकती है। इंक्वायरी जो है चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के द्वारा ये इंक्वायरी की जाती है, जो अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करते हैं कि यह पर्सन इंडिजेंट है या नहीं है। या ऑर्डर 33 का रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपको सूट फाइल करना है एज अ इंडिजेंट पर्सन,
तो आपको पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सूट फाइल करने से पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा उसमें लिखना पड़ेगा। जो भी आपके पास संपत्ति है, मूवेबल, इमूवेबल, जो एग्जैम्प्ट है उसके बारे में नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा और उसका जो है वैल्यूएशन सारी, एक जो उसका क्राइटेरिया होता है, कोर्ट का परफॉर्मा है एप्लीकेशन लगाने का, उसमें आपको एज ए इंडिजेंट पर्सन अपनी सारी बात लिख करके एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक अच्छे तरीके से उसको फॉर्म करके एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब यही बात जो है रूल नंबर 5 में बताई गई है। रूल नंबर 5 जो है वो ये कारण बताता है कि किस कारण से आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। रिजेक्शन की बात रूल नंबर 5 के अंदर की गई है। सबसे पहली बात वही आ जाती है कि अगर आपने प्रॉपर परफॉर्मा में उसको नहीं लिखा है, उसकी फ्रेमिंग अच्छे से आपने नहीं किया है, तो वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अंदर रूल 2 और रूल 3 को फॉलो नहीं किया गया है एप्लीकेशन के अंदर, तो वो वहाँ पे रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बनती है रूल नंबर 5 के अंदर, को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है जिसने एप्लीकेशन फाइल किया ये इंडिजेंट नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए अपने आप को इंडिजेंट दिखाना चाहता है, ये इंडिजेंट एक्चुअल में नहीं है, तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन आपकी खारिज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है रिजेक्शन का। जब आपकी एप्लीकेशन खारिज हो सकती है जब कोर्ट को ऐसा लगता है या आपने 2 महीने के अंदर, एप्लीकेशन लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया हो, यानी कि बेच दिया हो, या आप बेचने वाले हों 2 महीने बाद, और न्यायालय को ये पता चल जाए कि आप जो है फ्रॉडली, धोखे से आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो एज ए इंडिजेंट पर्सन, तो वहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जब यहाँ पे कोई कोज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जब कोर्ट को लगता है कि मामले का कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं बनता मामले का, अब ये मामला ही कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो जाएगी। जब कोई मामला ही नहीं बनता तो वो एप्लीकेशन तो खारिज होनी है ना। रूल नंबर 5 के अंदर 5वां पॉइंट बनता है कि जब कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर ले कि मैं यहाँ पे एज ए इंडिजेंट पर्सन बेनिफिट ले लेता हूँ, उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है और आप उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट जो है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उसके बाद, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 6 पॉइंट बनता है रिजेक्शन का। जब कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मामला है ये गैर कानूनी मामला है, ये लॉ के खिलाफ है, यहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है या ये लॉ से बाहर है, तो वहाँ भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये तो बात आ गई सारी रिजेक्शन की। अब मान लीजिए उसकी एप्लीकेशन, उस पर्सन की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो जो कोर्ट का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सूट, जो सूट के साथ जो कॉस्ट एसोसिएट होगी, जो कॉस्ट, जो लागत लगेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बताया गया ऑर्डर 33 के रूल 10 में कि अगर प्लेंटिफ जो है वो केस को जीत जाता है, वो मुकदमे को जीत जाता है और वो इंडिजेंट पर्सन अप्रूव हो चुकी है उसकी एप्लीकेशन और वो मामले को जीत भी गया है, तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो खर्चा यहाँ पे हुआ है, जो लागत लगी है, जो कोर्ट फीस बनती है, उसकी भरपाई कौन सी पार्टी करेगी। उसकी भरपाई या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या जो डिफेंडेंट पार्टी है वो करेगी, ये डिसाइड कोर्ट करता है। रूल नंबर 11 ऑर्डर 33 कहता है कि अगर इंडिजेंट पर्सन यहाँ पे फेल हो जाता है खुद को प्रूफ करने में, यानी कि वो केस हार जाता है, तो जो कोर्ट का खर्चा हुआ है, जो कोर्ट की फीस है, वो प्लेंटिफ को ही भरनी पड़ेगी। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इस टॉपिक का कि अगर इस ऑर्डर के खिलाफ आपको अपील करनी है तो आप अपर कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंडिजेंट पर्सन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए